और आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो दिल्ली में एकदम नए हैं, 3-4 दिन पहले ही आए हैं दिल्ली? ठीक है, तो आप में से करीब 60% के आसपास पहली बार दिल्ली आए हैं। और क्या ऐसे कुछ विद्यार्थी हैं जो दिल्ली में पहले से थे, मुखर्जी नगर के आसपास से, आज यहाँ आए हैं? ऐसे बच्चों की संख्या करीब 8-10%। और ऐसे विद्यार्थी जो दिल्ली में रहते थे, मुखर्जी नगर से उनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन आज तैयारी करनी शुरू की तो यहीं पर आए पहली बार। ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे भी करीब 10% है। तो आप सबका दृष्टि आईएससी करोल बाग शाखा में स्वागत है। और हिंदी माध्यम का पहली बार कोई जो बैच है या कोई क्लास है यहाँ इस सेंटर पे आयोजित हो रही है। तो करोल बाग में पहली क्लास हमने क्यों रखी, आज की बात थोड़ा यहीं से शुरू करते हैं। किसी वर्कशॉप का उद्देश्य क्या होता है? जब दृष्टि की स्थापना हुई लगभग 24 साल पहले, तो हमने एक ट्रेंड शुरू किया कि जब भी कोई बैच शुरू करेंगे पहले एक क्लास, कभी कभी 2 क्लास हम रखते थे वर्कशॉप के लिए, जिसका मूल उद्देश्य था कि जो विद्यार्थी आए एडमिशन लेने के लिए, पहले वो अपने सारे शक शुबहे दूर कर ले, जो जिज्ञासाएं हैं, संदेह है, संशय है, वो दूर कर ले, टीचर से मिल लें, सिस्टम देख लें, क्लासरूम कैसा है, कैसे हम पढ़ाएंगे, वो सब देखें। काउंसलिंग में आपको लगभग सब बातें बताई गई होंगी, लेकिन एक बार फिर से उनको रीअफर्म करने के लिए, कंफर्म करने के लिए आज मैं आपके सामने हूं। दृष्टि हमारा बहुत बड़ा परिवार है, 1500 लोग काम करते हैं इस परिवार में। इनका एक तरह से मुखिया आप मान लीजिए कि मैं हूं, क्योंकि अंतिम रूप से जिम्मेदारी मेरी है, एकेडमिक भी, नॉन एकेडमिक भी। तो आज की क्लास का पर्पस ये होता है कि आपके मन में जो भी सवाल हो, जो भी जिज्ञासाएं हो, आप पूछें। और सारे संदेह दूर करके, संदेह केवल मुझे लेके नहीं, संस्था को लेके नहीं, बल्कि परीक्षा की तैयारी को लेके भी, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब बातें स्पष्ट हों। तो एक मुकम्मल सफर की शुरुआत तब होती है जब चीजें स्पष्ट हो दिमाग में, कंफ्यूजन ना हो। तो वो करेंगे जो हम हर क्लास में करते हैं, हर ओरिएंटेशन क्लास में यही होता है। पर आज क्योंकि ये खास मौका है, क्योंकि हम एक नए सेंटर पे पहली बार क्लास शुरू कर रहे हैं हिंदी माध्यम की, तो एक अतिरिक्त बात ये भी करनी जरूरी है कि ऐसा हमने क्यों किया। क्योंकि अब आप जैसे यहाँ आए हैं तो कल को आपके मन में कई दुविधाएं पैदा होंगी कि यहाँ के ठीक किया या वहीं मक्का मदीना जाना था, मुखर्जी नगर, हम यहाँ आ गए मक्का तो वहां है। ये बात आपके मन में नहीं भी आएगी तो कुछ लोग आपको कुरेदेंगे जरूर और बीच में कहेंगे कि अरे यार वो बात नहीं है जो बात मक्का मदीना में है। तो बेहतर है कि वो सब बातें पहले स्पष्ट हो जाए। तो करोल बाग में इस बैच की शुरुआत क्यों की गई है, और आपकी संख्या देख के आप समझ पा रहे हैं कि बहुत सारे विद्यार्थियों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि क्लास कहाँ है, उनको फर्क इस बात से पड़ता है कि क्लास है, बैच है। और कई लोगों को इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि बैच कहाँ है। मुखर्जी नगर से यहाँ आने का मतलब ये नहीं कि हम वहां छोड़ के यहाँ आ गए, वहां तो हम हैं ही, वहां रहेंगे भी। लेकिन बहुत सालों से हमारे मन में यह था कि हमें कहीं और कोशिश करनी चाहिए। ऐसा क्यों आता था दिमाग में? उसके 2 तो तात्कालिक कारण थे। एक दूसरा कारण है जो इस बीच में ज्यादा बड़ा हो गया। तात्कालिक कारण यह है कि मुखर्जी नगर में जो बिल्डिंग्स वगैरह उपलब्ध होती हैं वो छोटे साइज की होती हैं, और वहां रेजिडेंशियल एरिया ज्यादा है, कमर्शियल बिल्डिंग्स वहां पर है नहीं। छोटे से प्लॉट में 2 सीढ़ियां निकालना, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से वो सब सैंक्शन है बिल्डिंग्स, लेकिन दुर्घटना के समय ये नहीं देखा जाता ना कि लाइसेंस था कि नहीं था। दुर्घटना दुर्घटना होती है। तो बड़ी दुविधा हमको रहती थी कई साल से कि कभी कुछ ऐसी दिक्कत हुई तो कैसे मैनेज करेंगे। तो खैर वहां हमने एक नेहरू विहार नाम की जगह है, मुखर्जी नगर से 500 मीटर की दूरी पे, वहां एक मॉल, कमर्शियल मॉल बन रहा था, तो हमने उसी को लिया, उसके बहुत सारे हिस्से लिए, वहां क्लासरूम्स बनाए, और वहां हम करीब 10 साल से काम कर रहे हैं, जो मेरी नजर में बेहद सुरक्षित ढांचा है। लेकिन उस पर भी कुछ कुछ आक्षेप आते रहते हैं। हालांकि पिछले 1 महीने की जद्दोजहद जो चली दिल्ली में, उसके बाद भी हमें कोई ऐसा लिखित नोटिस आया नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस एमसीडी सबसे जब संवाद हुआ तो उन्हें भी दुविधा है, हमें भी दुविधा है कि वहां पर दिल्ली के मास्टर प्लान के तहत काम करना अलाउड है या नहीं है।
हमें लगता है कि अलाउड है, उनको दुविधा थी, हमने डॉक्यूमेंट दिखाए तो वो भी दुविधा में है, कंफर्म करना चाह रहे हैं 3-6 महीने में कुछ कंफर्म होगा। तो वहां के बच्चों से मैंने कहा कि देखो भाई, अगर मजबूरी हुई तो मान के चलना कि पूरी राजधानी बदलेंगे एक दिन में, और मोहम्मद बिन तुगलक की तरह से लेके चलेंगे दिल्ली से देवगिरी की यात्रा करनी होगी, दौलताबाद चलेंगे। तो बच्चे खैर उसके लिए तैयार ही हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो चलेंगे ही चलेंगे। दूसरा हमारे मन में ये आता था कि दो चीजें आती थी। एक ये कि क्या हम कुछ ऐसा सेटअप बना सकते हैं जहां बहुत बड़े हॉस्टल्स हों बच्चों के लिए, वो ग्रेजुएशन करने के लिए आए, ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी करें, 3 साल हॉस्टल में रहें, और जब 3 साल बाद ग्रेजुएशन पूरी हुई या 4 साल बाद, जैसे अब शायद 4 साल का सिस्टम शुरू होने वाला है, तब तक साथ साथ यूपीएससी का सिलेबस तैयार हो और वो चाहें तो उसकी एकदम बाद परीक्षा दें और जल्दी उस यात्रा में उतरे, क्यों देर से उतरे। उसके लिए हमने बीच में कई बार कोशिश की और हमने नोएडा के इलाके में, ग्रेटर नोएडा के इलाके में बहुत सारे सेटअप्स देखे। ये बात मुखर्जी नगर में अफवाह की तरह फैली हुई है बहुत समय से कि शायद दृष्टि नोएडा जाने वाली है। ये बात बहुत अफवाह है, 2-3 साल से अफवाह है। अफवाह क्या है, सच में ऐसा हमारा विचार था। एक बार तो हमने एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स वहां किराए पे ले भी लिया था और उसमें पूरा काम भी हो गया था, लेकिन एक कंडीशन ये थी कि वहां की अथॉरिटी के हिसाब से लिखित अनुमति ये मिलनी चाहिए थी कि वहां कोचिंग संस्था चल सकती है, क्योंकि वहां रूल क्या था, कॉलेज चल सकता है, यूनिवर्सिटी चल सकती है, स्कूल चल सकता है, लेकिन कोचिंग संस्था चल सकती है ऐसा लिखित रूल नहीं था। हमारी शर्त थी कि वो रूल लिखित रूप में होना चाहिए। तो फाइनली वो नहीं हो पाया, तो हमने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया। और इंटरेस्टिंग बात है कि जिस दिन प्रोजेक्ट हमने छोड़ दिया उसके अगले दिन वहां की अथॉरिटी ने रूल पास कर दिया कि कोचिंग संस्था चल सकती है वहां पर। इंटरेस्टिंग बात है, अब वहां हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रूल के तहत अब दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है, करीब 1 घंटा लगता है मुखर्जी नगर से। इस बार हमने फिर बहुत सीरियसली सोचा, मैं खुद बीच में 1-2 बार गया, हमारी पूरी टीम ने वहां काफी देखा। हमें लगा थोड़ा सा सुनसान ज्यादा है अभी, तो थोड़ा सा भी इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन हमारी योजना है कि भविष्य में वहां कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज जैसा कुछ शुरू करें, ताकि बच्चे अगर 12वीं क्लास के बाद भी आना चाहें तो कोई ऐसा इंटीग्रेटेड सेटअप जिसमें उनकी ग्रेजुएशन साथ में तैयारी जैसा कुछ हो सके। वो हमारी योजना समाप्त नहीं हुई है, अभी स्थगित हुई है। दूसरा विकल्प करोल बाग का था, क्योंकि हम करीब 2 साल से करोल बाग में काम कर रहे हैं। शुरू करना था हमें मार्च 2020 में, लेकिन उसी महीने की शुरुआत में कोविड आ गया, तो 1-1.5 साल हम लेट हो गए। तो सितंबर 2021 में यहाँ पहली क्लास हुई, इसी क्लासरूम में हुई थी वो क्लास भी। और उसके बाद यहाँ का माहौल जब देखा, समझा हमने, तो हमें समझ में आई बात कि आईएएस के रिजल्ट में हिंदी माध्यम के लिए हमने इस बार बहुत ताकत लगाई, 54 तक हम पहुंचे हैं। सब ठीक रहा तो इस बार हम और कुछ बड़ा करने वाले हैं। अभी मैं संख्या बोलने से बचूंगा, मैंने वैसे उस दिन बोली दी थी कि हम कितना कोशिश कर रहे हैं, हम उस पर कायम है, जो मैंने उस दिन बोला था उस पर कायम है। और हमारी मेंटरशिप टीम खतरनाक मूड में काम कर रही है। कल मेरी उन बच्चों के साथ क्लास थी जो इस बार मेंस दे रहे हैं, और हम अपनी बात पे एकदम टिके हुए हैं कि जो इरादा था वो पूरा होके रहेगा। लेकिन होता क्या है कि अब 1000 सिलेक्शंस में से 50, 55, 70, 80 वहां से कर भी लेंगे, तो भी ये तय है कि 1000 में से कम 500, 600, 700 सिलेक्शंस करोल बाग से ही होते हैं, अंग्रेजी माध्यम वाले। हमारा इंग्लिश का मॉक इंटरव्यू इसी बिल्डिंग में होता है, और वहां जब हम बैठते हैं, मैं तो कम बैठता हूँ इंग्लिश वाले में, कभी कभी बैठ पाता हूँ, पर एक जनरल हम ट्रेंड देखते हैं कि जो सिलेक्शंस की आवृत्ति है, अनुपात है, यहां से बहुत ज्यादा है। तो अब तक अप्रोच ये थी कि हिंदी की दुनिया अलग है, अंग्रेजी की दुनिया अलग है, और ये दुनियाएं एक होती थी मसूरी जाने के बाद, कि जो सिलेक्ट हो गए ट्रेनिंग तो एक साथ ही होगी, उसमें क्या कर सकते हैं। तो जब मसूरी जाते थे एक साथ होते थे, खुशी गम सब होता था साथ साथ, लेकिन वहीं जाके एक साथ होते थे। पिछले 1-8 साल में हमें ये महसूस हुआ, जब से हमारी टीम्स ने दोनों भाषाओं में काम करना शुरू किया, कंटेंट टीम ने, हमारी टेस्ट सीरीज टीम ने, हमारी वेबसाइट टीम ने, ये एक एक टीम है जो दोनों भाषाओं में काम करती है, उस टीम के अंदर दोनों भाषाओं के लोग काम करते हैं।
हमने वेबसाइट के सारे कंटेंट को पहले इंग्लिश में बनाना शुरू किया, इंग्लिश के सारे अच्छे अखबारों से, फिर उसको हिंदी में अनुवाद करना शुरू किया। हमने यही काम टेस्ट सीरीज में किया, तो चीजें काफी तेजी से बेहतर होने लगी। तो हमारी टीम ने सुझाव दिया कि क्या अब समय आ गया है कि हम हिंदी माध्यम के बच्चों को ये विकल्प दें कि अगर वो थोड़ा सा साहस जुटाए तो क्यों ना इस दुनिया में रहा जाए। और जवाब क्या होता है कि देखो, कुआं कितना भी शानदार हो, कुआं कुआं होता है, और कुएं के मेंढक को हमेशा लगता है कि मेरे कुआं जैसा कुआं दुनिया में कोई नहीं है। या तो मानते हैं दुनिया इतनी ही है, या मानते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा कुआं मेरे पास है। जब तक आप दूसरे समाज के लोगों से मिलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, तब तक कैसे समझेंगे कि वो हमसे बेहतर हैं या हम उनसे बेहतर हैं। और ऐसे मामलों में होता क्या है कि कुछ मामलों में वो हमसे बेहतर होते हैं, कुछ में हम उनसे बेहतर होते हैं। टूट कर मेहनत करने के मामले में शायद हिंदी माध्यम के बच्चे ज्यादा बेहतर साबित हों, लेकिन ट्रिक्स के मामले में, स्मार्टनेस के मामले में, तैयारी में कैसे स्मार्ट प्रिपरेशन करके कम मेहनत से सफल हुआ जा सकता है, इस मामले में शायद करोल बाग मुखर्जी नगर से बहुत आगे है। तो विचार ये बना कि एक दो बार प्रयोग करके देखते हैं। बच्चे यहां आए, यहां जब आप दिन भर पढ़ेंगे, इसी बिल्डिंग में कम से कम 10 बैच अंग्रेजी के होते हैं, एक बैच आपका भी होगा। फिर जब आप निकलेंगे बाहर, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, बहुत सारे बच्चों से मिलना जुलना होगा, वो अंग्रेजी माध्यम के। और अंग्रेजी माध्यम के बच्चे भी ऐसे ही होते हैं आप जैसे ही, एकदम रत्ती भर अंतर नहीं होता है। उनकी क्लास से पूरा अंग्रेजी बोल दो, घबरा जाते हैं, बोलते नहीं हिंदी बोलो। तो अजीब हाल है। मेरा आजकल बैच चल रहा है यहाँ पर इंग्लिश का, एथिक्स का। मैं आजकल रोज 7-8 घंटे क्लास यहाँ पर ले रहा हूँ, कल भी मेरी क्लास यहाँ पर है। तो मैं तो 21-22 साल वेट करता रहा कि अंग्रेजी माध्यम के लिए पता नहीं कैसी अंग्रेजी बोलनी पड़ती होगी। उसके बाद जब आके बोलनी शुरू की तो बोले क्या बोल रहे हो आप ये अंग्रेजी में। मैंने कहा भाई इंग्लिश मीडियम का बैच है। बोले तो क्या हो गया, हम लिखते इंग्लिश में हैं, समझाओ हिंदी में हमें। टर्म्स इंग्लिश में बोल दो, वो ठीक है, और बीच बीच में 2-4 सेंटेंस इंग्लिश के बोल, ताकि भरोसा बना रहे कि इंग्लिश मीडियम की क्लास है। बाकी उन्हें कोई इंग्लिश, दिल्ली में फिर भी गनीमत है कि कम से कम 40-50% इंग्लिश में चलता है। इलाहाबाद, जयपुर में तो इंग्लिश मीडियम का बैच का मतलब है टर्म्स इंग्लिश, बाकी हिंदी। बीच में एक आध सेंटेंस इंग्लिश का आ जाए तो आ जाए, वरना बच्चे बिगड़ जाते हैं, मतलब नाराज हो जाते हैं। बिगड़ने का मतलब उस सेंस में। तो खौफ में नहीं रहना है। वो भी एकदम हमारे जैसे बच्चे हैं। बस ये कि स्कूल कॉलेज में उन्होंने इंग्लिश में एग्जाम लिखा, आपने हिंदी में एग्जाम लिखा, इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। हाँ, आप में से कुछ के लिए इंग्लिश क्वालिफाइंग एक चैलेंज है, उनमें से कुछ के लिए हिंदी क्वालिफाइंग एक चैलेंज है, इतना ही अंतर है बस। बाकी चेतना, विचार, सोचने का तरीका, स्मार्टनेस, जहां आप 1-2 महीने साथ साथ रहेंगे, आप पाएंगे कि दुनिया एक जैसी है। जब दो नदियों का पानी मिलता है, थोड़ी दूर तक लगता है अलग अलग पानी है, उसके बाद तो मिक्स हो जाता है, फिर कहां फर्क पड़ता है इन सब बातों से। तो मेरा अनुमान ये है, हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो एक कंसेप्ट आता है रेनेसा, पुनर्जागरण। रेनेसा का मतलब होता है कि जब दो संस्कृतियां आमने सामने आती हैं, मिलती है एक दूसरे से, तो हर संस्कृति अपने हिसाब से चल रही होती है। तो जैसे भारत में जब ब्रिटिश संस्कृति आई या यूरोपीय संस्कृति आई और भारत के लोगों के साथ आमना सामना हुआ, तो कुछ बातें उनसे हमने सीखी, कुछ बातें उन्होंने हमसे सीखी। हमने शायद उनसे ये सीखा कि आधुनिक शिक्षा क्या होती है, हमने उनसे ये सीखा कि आधुनिक काल में लोकतंत्र, समानता, स्वाधीनता, न्याय के मूल्य क्या है। वो प्राचीन काल में किसी दौर में हमारे समाज में थे, लेकिन उस समय तो नहीं थे जब अंग्रेज आए थे। और उन्होंने हमसे सीखा कि स्पिरिचुअलिज्म क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है। और इस तरह से दोनों संस्कृतियों के आदान प्रदान से कुल मिला के एक बेहतरी बनती है, एक समाज बेहतर होता है। मेरे मन में हल्का हल्का कंसेप्ट ये है कि ये बैच हिंदी माध्यम का रेनेसां साबित होगा। आप एक नई दुनिया में आएंगे, आपको टीचर्स 80-90% वही पढ़ाएंगे जो वहां पढ़ाते हैं, क्योंकि टीचर्स का शेड्यूल हमें चेंज करना है। दिल्ली में रहते हैं, गाड़ी वहां नहीं मोड़ेंगे, यहाँ मोड़ लेंगे, उनको क्या दिक्कत है, यहाँ के पढ़ाएंगे। कल से ही जैसे अभी क्लास शुरू होगी सुबह, तो वही अध्यापक शुरू करेंगे जो वहां भी बैच शुरू करते हैं। नोट्स भी सारे सेम होंगे, टेस्ट भी सारे सेम होंगे, मेंटरशिप भी सब सेम होगी। और यहाँ मेंटरशिप के लिए, क्योंकि यहाँ स्पेस ज्यादा है करोल बाग में, ये पूरे कमर्शियल एरिया है, तो यहाँ स्कोप ज्यादा होता है। कोई बिल्डिंग लेनी हो रेंट पे हमें, यहाँ दिक्कत कम आती है। महंगा है वहां की तुलना में ज्यादा, लेकिन
उपलब्ध है कम से कम। तो यहाँ हमने एक बिल्डिंग ली कुछ दिन पहले लाइब्रेरी के लिए, और वो बिल्डिंग आज से 6-7 दिन के बाद ओपन होने वाली, उस पर काम पूरा हो गया है, जिसमें करीब 4 या 5 मंजिल है, पूरी की पूरी मेंटरशिप लाइब्रेरी है, और उसमें करीब 500 बच्चे बैठ के पढ़ेंगे। तो हमने सुनिश्चित किया कि जब आपका बैच शुरू हो उसके पहले एक लाइब्रेरी हमारी तैयार हो चुकी है। वो लाइब्रेरी दोनों बच्चों के लिए, इंग्लिश में हिंदी में, सब मिलके बैठेंगे, साथ में पढ़ेंगे, एक दूसरे सीखेंगे। फिर हिंदी माध्यम की क्लासेस आएंगी तो बैचेस, अगर मुखर्जी नगर के बच्चों को हमने ऑप्शन दिया है कि वो चाहे तो यहाँ आ सकते हैं। हमने उन सब बच्चों से एक ऑनलाइन फॉर्म भरवाया कि आपकी क्या रुचि है, अगर कभी यहाँ आने का विकल्प मिले तो आप आना चाहेंगे या नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जितने बच्चों ने फॉर्म भरा, शायद 3000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा, उसका डेटा मेरे पास भी आया। उनमें से करीब 42 से 45% के बीच में बच्चों ने कहा कि हम करोल बाग जाना चाहते हैं। लगभग 20% बच्चों ने कहा कि अभी हम दुविधा में हैं, कुछ दिनों के बाद तय कर पाएंगे जब 1-2 बैच वहां शुरू हो जाएंगे। और 35 से 40% के बीच में कुछ संख्या थी, उसने कहा कि हम वहीं पढ़ना चाहते हैं। तो अब क्या होगा कि 1-2 महीने बाद हमने एक पूरी बिल्डिंग इस सड़क के सामने अभी ली है, 4 दिन पहले। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जिसमें 5-6 क्लासरूम्स बनने वाले हैं 1 से 2 महीने में। और हम चाह रहे हैं कि हिंदी माध्यम के बैचेस आगे भविष्य में ज्यादा करोल बाग में हो, और 1 साल होते होते लगभग वैसा पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर बन जाए जैसा मुखर्जी नगर में पहले रहा है। वैकल्पिक विषय भी यहाँ शुरू हो जाए, सीसेट भी शुरू हो जाए, वो सब चीजें, मतलब आप यहाँ आए हैं तो कोई एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो वहां है और यहाँ नहीं है, वो सब चीजें यहाँ पर ठीक वैसी होंगी। और जब हमने सुनिश्चित कर लिया उसके बाद ही इस बैच की घोषणा की कि आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं। तो मेंटरशिप की लाइब्रेरी यहाँ पर हम शुरू करेंगे 7 दिन बाद, और अभी तो खैर आपका बैच शुरू हो रहा है। जब आप प्रीलिम्स देने के आसपास होंगे उस समय आपका टेस्ट होगा। मेंटरशिप में प्रीलिम्स के लिए टेस्ट होता है, आपको टेस्ट पास करना होता है। उसके बाद फिर हम आपको ले जाएंगे उस लाइब्रेरी में। वो लाइब्रेरी जो है उसको मौत का कुआं कहते हैं हम लोग। हाँ, मौत का कुआं है। उसमें इतना पढ़ाते हैं, इतना रगड़ देते हैं बच्चों को, पढ़ा पढ़ा के, मेहनत करवा करवा के। जाना चाहेंगे मौत के कुएं में आपको? जाएंगे? हाँ, ऐसी की तैसी हो जाती है उसमें, ध्यान रखना, हाथ पैर छिल जाते हैं पूरे, है ना। हाँ, लेकिन यही है कि रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। मेहंदी तो तभी रंग लाएगी जब पत्थर पे पिसेगी। तो अभी तो पिसने का समय है कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जब बीज खाक में मिलता है ना, मिट्टी में, तब फूल बनता है, पौधा बनता है। तो आपकी अभी जो उम्र है वो खाक में मिलने वाली है, मिट्टी पर, मतलब पत्थर पे पिसने वाली उम्र है। और 1 आध साल 1.5 साल ऐसा कर लीजिए, फिर वो सुनहरे दिन आएंगे जिंदगी में, जिसके लिए भारत में कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। अब देश के तो जब आएंगे आएंगे, आपके तो आ ही जाएंगे कम से कम, है ना। आप मसूरी जाएं और अच्छे दिन का आनंद लें, ये उसका उद्देश्य रहेगा। तो ये जो बातचीत थी, पहला हिस्सा, इसलिए कि हम यहाँ क्यों आए, तो मैं आपको दृष्टि परिवार की ओर से, 1500 लोगों की टीम की ओर से आश्वासन दे रहा हूं कि आपको यहां आने से दशमलव में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोई आपसे ये कहे कि तुम वहां क्यों हो, तो आप जवाब में देना तुम वहां क्यों हो। तुम वहां क्यों हो का जवाब क्या है? तुम वहां क्यों हो, बस। और साथ में मुस्कुराना है। मुस्कुराना बहुत घातक चीज होती है। जब आप ऐसे मसले पे मुस्कुरा दे, सामने वाले का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। जो आपका हिलाने आया था कॉन्फिडेंस, वो अपना ही कॉन्फिडेंस बेचारा हिला लेगा। और मेरा विश्वास है कि आज से 1 साल के बाद मुखर्जी नगर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से कम 50% यहाँ होंगे। यहाँ रहने की व्यवस्था थोड़ी सी मुश्किल है, तो मेट्रो के रूट पे बहुत सुविधाएं हैं। आपको शायद वो कार्ड्स मिले होंगे नीचे से कि कहाँ कहाँ आप रूम ले सकते हैं। तो जब वो सिस्टम हमने देखा पिछले महीने, तो हमने पाया कि ठीक है, मतलब मेट्रो, क्योंकि मुखर्जी नगर में जहाँ क्लास है वहां से मेट्रो तक जाने का मतलब है कोई पैदल जाए तो कम से कम आधा घंटा, और यदि कोई वाहन वगैरह से जाए तो लगभग 10 मिनट का रास्ता है। किलोमीटर में कहूं तो मेरे ख्याल से 2 से 2.5 किलोमीटर होना चाहिए लगभग मेट्रो स्टेशन वहां से। यहाँ मेट्रो स्टेशन, आप बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं तो करीब 50 कदम की दूरी पे मेट्रो स्टेशन है। तो मेट्रो में चढ़ के 3-4 स्टेशन दूर जाके अगर वहां हॉस्टल्स हैं तो कोई ऐसी चुनौती नहीं है।
और मैं वैसे भी आपसे कहूंगा, अब दिल्ली आ ही गए हैं ना, अब दिल्ली आके दिल्ली की जिंदगी को महसूस ही ना करें तो फिर दिल्ली आने का मतलब क्या हुआ? दिल्ली में आके भी गांव में ही रह गए कि घर से निकले, सुबह उठे, आसपास सब वैसे ही लोग हैं, पंचायत जमी, फिर वहां से पैदल निकले खेत की तरफ, खेत के आगे क्लासरूम है, क्लास में चले गए, वहीं शाम को चौपाल जमी, रात को घर पे वापस आ गए। ये तो ग्रामीण जीवन हुआ। अब दिल्ली आए, थोड़ा मेट्रो में बैठिए, और मेट्रो में आप जितना सीखेंगे क्लासरूम से कम नहीं सीखेंगे वहां पर। मेट्रो में बहुत सीखने को मिलता है।